क्या हम जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट से बार बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ट्रेंड में रहते हैं और अगर आपने उन्हें स्किप कर दिया तो सीधा नुकसान हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 20 सबसे इम्पॉर्टेंट, लेटेस्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो विद गरिमा, जहां आपको मिलती है स्मार्ट स्ट्रेटजी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सही गाइडेंस, बिल्कुल एग्ज़ाम फोकस के साथ। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये पावरफुल सेशन इंटरनेशनल रिलेशन के टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पावर पॉलिटिक्स का सिद्धांत किस विचारधारा से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिबरलिज्म, ऑप्शन बी रियलिज्म, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन डी मार्क्सिज्म। सही आंसर है ऑप्शन बी रियलिज्म। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, रियलिज्म के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य आधार जो है शक्ति यानी पावर है। रियलिस्टिक विचार यानी यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य अपने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस विचारधारा को विशेष रूप से हैंस मार्गेंथो और केनेथ वोल्ट्ज ने विकसित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ऑप्शन डी कांग्रेस ऑफ वियना। सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। 1648 की वेस्टफेलिया संधि ने आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली की नींव रखी। इस संधि के बाद स्टेट सोवेरेनिटी का सिद्धांत स्थापित हुआ। स्टेट सोवेरेनिटी यानी कि राज्य की संप्रभुता। यहीं से आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत जो है मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन बी पावर इक्विलिब्रियम अमंग स्टेट्स, ऑप्शन सी कल्चरल एक्सचेंज, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लॉ। सही उत्तर है ऑप्शन बी पावर इक्विलिब्रियम अमंग स्टेट। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर का अर्थ होता है कि कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली न हो जाए कि दूसरों को नियंत्रित कर सके। इसलिए राज्य आपसी गठबंधन बनाकर शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। यह सिद्धांत विशेष रूप से यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, किस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संस्थाओं और सहयोग का महत्व है? ऑप्शन ए रियलिज्म, ऑप्शन बी लिबरलिज्म, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन डी डिपेंडेंसी थ्योरी। सही उत्तर है लिबरलिज्म यानी उदारवाद। देखिए, लिबरलिज्म मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और सहयोग शांति को बढ़ावा देते हैं। यह विचारधारा व्यापार, लोकतंत्र और संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं इसी विचारधारा से जुड़ी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, किस घटना को शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण माना जाता है? ऑप्शन ए कोरियन वॉर, ऑप्शन बी वियतनाम वॉर, ऑप्शन सी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ऑप्शन डी बर्लिन ब्लॉकेड। सही आंसर है ऑप्शन सी क्यूबेन मिसाइल क्राइसिस। देखिए, 1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्यूबा में मिसाइल तैनाती को लेकर तनाव बढ़ गया था। यह स्थिति परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई थी, इसलिए इसे शीत युद्ध का सबसे गंभीर संकट जो है माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, डिपेंडेंसी थ्योरी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मिलिट्री अलायंस, ऑप्शन बी
इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ऑप्शन सी कल्चरल डिप्लोमेसी, ऑप्शन डी एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि आर्थिक रिश्ते विकसित और विकासशील देशों के बीच। देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी बताती है कि विकसित देश विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था असमान है। यह विचार विशेष रूप से जो है लैटिन अमेरिकी विद्वानों ने विकसित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्या आकार देता है? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी निर्माणवादी। ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शन ए मिलिट्री पावर, ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑप्शन सी आइडिया और आइडेंटिटीज, ऑप्शन डी ज्योग्राफी। सही उत्तर है ऑप्शन सी आइडियाज एंड आइडेंटिटीज, यानी विचार और पहचान। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति से नहीं बल्कि विचारों और पहचान से भी प्रभावित होती है। राज्यों का व्यवहार सामाजिक संरचनाओं से बनता है। यह सिद्धांत 1990 के दशक में अधिक लोकप्रिय हुआ था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नैम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1985। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961। नैम की स्थापना 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। इसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना था। भारत के जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख नेताओं में से थे। अगला प्रश्न प्रश्न 9। सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए सैमुअल हंटिंगटन, ऑप्शन बी केनेथ वॉल्ट्स, ऑप्शन सी जोसेफ ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्यूहेन। सही उत्तर है ऑप्शन सी जोसेफ निए। देखिए, सॉफ्ट पावर का अर्थ होता है आकर्षण और प्रभाव के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करना। यह सैन्य शक्ति से अलग है। संस्कृति, कूटनीति और मूल्यों के माध्यम से प्रभाव डालना इसका मुख्य आधार होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो शक्तियों के बीच था? ऑप्शन ए यूएसए और चाइना, ऑप्शन बी यूएसए और यूएसएसआर, ऑप्शन सी यूके और जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस और यूएसएसआर। सही उत्तर है ऑप्शन बी यूएसए और यूएसएसआर। देखिए, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे हम अब रूस के नाम से जानते हैं, पहले यह सोवियत संघ कहलाता था, इसके लगभग 14 टुकड़े हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये दो महाशक्तियाँ थी। यह वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा का दौर था जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता था। अगला प्रश्न प्रश्न 11। वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए इमैनुअल वॉलरस्टेन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कॉक्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए इमैनुअल वॉलरस्टेन। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यानी विश्व प्रणाली सिद्धांत वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटती है: कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। यह सिद्धांत वैश्विक असमानताओं को समझने का प्रयास करता है। यह डिपेंडेंसी थ्योरी से भी जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न प्रश्न 12। नेटो की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1955। सही आंसर है ऑप्शन सी 1949। देखिए, नेटो जो है एक सैन्य गठबंधन है जो शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। इसका उद्देश्य सोवियत प्रभाव को रोकना था। यह पश्चिमी देशों का सुरक्षा संगठन है।
अगला प्रश्न, प्रश्न 13, डेटरेंस थ्योरी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक सैंक्शंस, ऑप्शन बी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी ट्रेड पॉलिसी, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट्स। सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, यानी परमाणु पद्धति। डेटरेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध के माध्यम से युद्ध रोकना, या हम कह सकते हैं कि भय या प्रतिशोध के खतरे से विरोधी को हमला करने से रोकना डेटरेंस कहलाता है। यदि एक राज्य के पास परमाणु हथियार है तो दूसरा राज्य हमला करने से डरता है। इस सिद्धांत का विकास शीत युद्ध के दौरान हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, ग्लोबलाइजेशन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए आइसोलेशन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, ऑप्शन सी डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, ऑप्शन डी एंड ऑफ डिप्लोमेसी। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस। देखिए दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन से दुनिया के देश आर्थिक, संस्कृति और राजनीतिक रूप से अधिक जुड़े हैं। व्यापार, संचार और तकनीक के माध्यम से यह प्रक्रिया तेज हुई है। इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। यूएनएससी के पास 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर होती है। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन बी सैमुअल पी हंटिंगटन, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्योहेन, ऑप्शन डी केनेथ वोल्टिस। सही उत्तर है ऑप्शन बी सैमुअल पी हंटिंगटन। देखिए दोस्तों, हंटिंगटन के अनुसार भविष्य के संघर्ष विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि सभ्यताओं के आधार पर होंगे। उन्होंने दुनिया को कई सभ्यताओं में विभाजित किया है। यह सिद्धांत 1990 के दशक में काफ़ी चर्चित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, कलेक्टिव सिक्योरिटी का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा संगठन है? ऑप्शन ए नेटो, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी सार्क। सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस। देखिए दोस्तों, कलेक्टिव सिक्योरिटी का अर्थ होता है कि किसी एक राज्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, ब्रेटन वुड्स प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिलिट्री अलायंस, ऑप्शन बी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी कल्चरल कोऑपरेशंस, ऑप्शन डी न्यूक्लियर ट्रीटीज। सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए दोस्तों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इससे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, रीजनलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल गवर्नेंस, ऑप्शन बी रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन सी मिलिट्री एक्सपेंशन, ऑप्शन डी कल्चरल आइसोलेशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी रीजनल कोऑपरेशन। देखिए दोस्तों, रीजनलिज्म का मतलब है कि एक क्षेत्र के देश आपस में सहयोग करें। यह आर्थिक और राजनीतिक या सुरक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे ईयू संगठन है, आसियान है, सार्क है, इन सभी जैसे जो है संगठन है रीजनलिज्म के उदाहरण।
अगला और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, प्रश्न 20। एंड ऑफ हिस्ट्री का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन बी सैमुअल हंटिंगटन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट कियोसाने। सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस फुकुयामा। फुकुयामा ने कहा है कि शीत युद्ध के बाद उदार लोकतंत्र अंतिम राजनीतिक प्रणाली बन जाएगा। उन्होंने इसे हिस्ट्री का अंत कहा। हालांकि इस सिद्धांत की कई विद्वानों ने आलोचना भी की है। तो ये थे इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट के 20 सबसे इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो आपकी यूजीसी नेट जीआरएफ प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ और एग्ज़ाम फोकस कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रो विद गरिमा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ग्रो विद गरिमा।